अब मुझे कौन बताएगा, सैलरी पे करी हमने, क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा? यस। पे किया यानी पेमेंट हुआ, पेमेंट होते तो वहां तो चला गया। अब बताओ सैलरी जो पे करी वो एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट्स है या लाइबिलिटी है? एक्सपेंस है, खर्चा है। सैलरी रेगुलर बेसिस पे करते हैं, ठीक है, और 12 महीने के अंदर अंदर इसका बेनिफिट अपने को मिल जाता है, ठीक है। तो हमने कहा सैलरी जो है वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस यानी कि रिवेन्यू आइटम है। रिवेन्यू आइटम है तो कहां जाना चाहिए, इनकम एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में? इनकम एक्सपेंडिचर। तो अब देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले चीज कहां लिखी, रिसिप्ट एंड पेमेंट। फिर हमने कहा यहां से चीज कहां आएगी, यहां पर या यहां पर। तो हमें ढूंढना है कि वो एक्सपेंस और इनकम है तो यहां जाएगा, एसेट्स एंड लायबिलिटी है तो यहां जाएगा, इन शॉर्ट कहा जाए तो रेवेन्यू आइटम है तो यहां आएगा, कैपिटल आइटम है तो यहां जाएगा, ठीक है। अब बताओ मशीन परचेज करी विक्रम, मशीन खरीदी हमने, क्या रिसिप्ट पेमेंट में आएगा? क्यों? पैसा गया। तो रिसिप्ट पेमेंट में सिर्फ इतना देखना है पैसा आया या गया, कहां जाएगा, रिसिप्ट पेमेंट में। अब मैंने कहा इसको फर्दर यहां कहीं पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब बताओ वो चीज यहां से उठ के इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी या बैलेंस शीट में? कहां जाएगी? क्यों? एसेट्स है यानी कि कैपिटल आइटम है, और कैपिटल आइटम कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। कोई डाउट है? वापस बताओ, मैंने किसी से लोन लिया, लोन लिया है, ठीक है, क्या रिसिप्ट पेमेंट में आएगा? यस, पैसा आया ना, लिख दो, ठीक है। अब मैंने कहा क्या लोन लेना एक्सपेंस या इनकम होती है? लोन क्या है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी है यानी कि कैपिटल टाइप का आइटम है, और कैपिटल टाइप का आइटम सीधा कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। समझ पा रहे हो? कोई डाउट? लाइबिलिटी का पेमेंट किया, मैंने कहा क्रेडिटर्स को पेमेंट किया मैंने। क्रेडिटर्स कौन होते हैं पहले तो बताओ? क्रेडिटर्स जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, उधार में माल खरीदते हैं उनसे अपन, ठीक है। उधार में अगर मैं किसी से माल खरीदता हूं तो क्या ये लाइबिलिटी बन जाती है? यस। अब उसको मैं पेमेंट कर रहा हूं, किसको पेमेंट कर रहा हूं? क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स को पेमेंट तो हो रहा है ना, पैसा आए या जाए यहां तो आएगा ही आएगा। मैंने कहा पेमेंट किया मैंने क्रेडिटर्स को तो इसके पेमेंट में आ जाएगा। फिर बताओ ये इनकम एक्सपेंडिचर है क्या? नहीं या क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का पेमेंट किया तो इसका एडजस्टमेंट कहां होगा, बैलेंस शीट में। समझ पा रहे हो? इसी तरीके से डेटर्स होते हैं, कौन होते हैं डेटर्स? एसेट्स होते कौन है, जिनको हम गुड सेल करते हैं ऑन क्रेडिट। मैंने किसी को उधार में माल बेचा, ठीक है, तो उधार में माल बेचा तो अब वो मुझे पैसे दे रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो क्या रिसिप्ट पेमेंट में आएगा? यस, रिसिप्ट पेमेंट में तो आएगा क्योंकि रिसिप्ट हो रही है। फिर मैंने कहा क्या ये एक्सपेंस और इनकम है? नहीं, डेटर्स एसेट्स होती है, और एसेट्स से जब पैसा मिलता है तो कहां जाना चाहिए, बैलेंस शीट में। क्लियर? कोई डाउट? इन्वेस्टमेंट परचेज किया मैंने, इन्वेस्टमेंट, तो क्या इन्वेस्टमेंट परचेज करूंगा तो पैसा जाएगा, रिसिप्ट पेमेंट में आएगा? यस, रिसिप्ट पेमेंट में तो आएगा, पेमेंट हुआ। अब मैंने कहा उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला आपको, इंटरेस्ट भी कहां जाएगा, रिसिप्ट पेमेंट में तो जाएगा। अब ये इंटरेस्ट जो है ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए बैलेंस शीट में? इनकम एक्सपेंडिचर, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना वो रेगुलर बेसिस पे मिलता है, पता है, हर महीने मिलता रहता है अपने को, ठीक है, हर महीने नहीं तो 6-6 महीने से मिलेगा, हर 1 साल से मिलेगा, यानी मिलेगा जरूर रेगुलर बेसिस पे, और रेगुलर बेसिस आते ही तो क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर। कोई डाउट? एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, सुना है? एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है डेप्रिसिएशन से, क्या डेप्रिसिएशन रिसिप्ट पेमेंट में जाएगा? सोच के जवाब देगा। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन लगने से हमारी एसेट्स की वैल्यू कम होती है, पैसा नहीं जाता। पैसा थोड़ी जाता है कि डेप्रिसिएशन लगा दिया ये पैसा कम हो गया हमारा, नहीं, एसेट्स की वैल्यू कम हुई। अच्छा, वैल्यू कम हो गई एसेट्स की तो लॉस हुआ या नहीं हुआ? यस, लॉस है या इनकम है या एक्सपेंस है, कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कोई डाउट? पक्का? क्वेश्चन नंबर 3 निकालिए बुक का, जहां आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है क्वेश्चन में, और हमें उससे बनाना है, उसकी हेल्प से क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 में, पेज नंबर है आपके पास 341, मिल गया? पेज नंबर 341, क्वेश्चन नंबर 3, रीड करना क्या लिखा हुआ है।
31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के निम्नलिखित प्राप्ति व भुगतान खाते यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पर 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय व्यय खाता तैयार कीजिए। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ऑन द बेसिस ऑफ गिवन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। क्या बनाना अपने को? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको दिया हुआ जो है वो क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो देखिए इसके अंदर ही जो आपको साइड दे रखी है, इसमें ये साइड कौन सी? रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब हमारे पास पैसा आया, और ये साइड कौन सी है? एक्सपेंडिचर, पैसा गया। अब हमें देखना है ये जो पैसा आया है ये एक्सपेंस है कि इनकम है, या पैसा गया है तो एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट्स या लायबिलिटी है। इनमें से एक्सपेंस और इनकम को ढूंढना है और कहां ट्रांसफर करना है? इनकम एक्सपेंडिचर में। इसने बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला, सिर्फ क्या बोला है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है। समझ गए? तो हमें सिर्फ इससे प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है पॉइंट? अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का पहले तो फॉर्मेट समझ लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दो साइड होंगी आपके पास। ये जो साइड होती है फर्स्ट, ये साइड होती है आपके पास में एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चे जो अगर आपने किए हैं वो कहाँ आएंगे? डेबिट में। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे डेबिट साइड। ये आ जाएगा अमाउंट का कॉलम, यहां आ जाएंगे हमारे पास में इनकम, और ये हो जाएगा हमारे पास में अमाउंट, ठीक है। और ये हो गई हमारे पास क्रेडिट साइड। तो देखो एक्सपेंस कहां लिखने हैं? इसके डेबिट में, और इनकम कहां लिखनी है? इसके क्रेडिट में। ढूंढना है हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट से कि क्या वो एक्सपेंस और इनकम है। एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या यहां लिखेंगे? एसेट्स एंड लायबिलिटीज सीधा कहां जाएगी? बैलेंस शीट में। यहां सिर्फ क्या चीजें आने वाली है? एक्सपेंस और इनकम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट साइड में आते हैं सबसे पहले। ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है यहां पर, टू बैलेंस बीडी मिला। बैलेंस का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास कैश कितनी पड़ी थी, ठीक है। तो क्या ये इनकम और एक्सपेंडिचर होता है क्या? ये सिर्फ बैलेंस होता है। बैलेंस हमेशा बैलेंस शीट में जाते हैं, ठीक है, इसका कुछ नहीं करना। इसके बाद आते हैं अपन एंट्रेंस फीस। ये क्लब है जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स जब बिजनेस में या क्लब में एंट्री लेते हैं तो उनको एंट्रेंस फीस पे करनी पड़ती है। जैसे स्कूल के अंदर हम एडमिशन लेते हैं तो हमें एडमिशन फीस देनी पड़ती है, वैसे ही, ठीक है। तो क्या ये बिजनेस के लिए इनकम है? नहीं सर, वो अब क्लब के लिए इनकम। क्लब के लिए इनकम है, तो क्लब ही तो है, ये बिजनेस ही तो है। क्या ये बिजनेस की इनकम है? यस। एंट्रेंस फीस हमेशा नॉर्मली रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है, पता है, लोग आते रहते हैं, एंट्रेंस फीस देते रहते हैं। तो ये क्या इनकम में आना चाहिए? यस, ये हमारी इनकम है, इनकम साइड में आएगा। और इनकम साइड ये रही, तो हमें यहाँ बाई साइड में लिखना है बाय एंट्रेंस फीस। कितनी रिसीव हुई एंट्रेंस फीस? 3000, लिख दीजिए 3000, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डोनेशन। क्लब को डोनेशन मिला, इनकम है या नहीं है? इनकम है, तो कहां आएगा? बाई साइड में। डोनेशन भी इनको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहता है, तो क्या लिखेंगे? बाई डोनेशन। आगे जाके हम पढ़ेंगे इस डोनेशन को भी अपन क्लेरिफाई करने वाले हैं। डोनेशन भी दो तरीके का होगा, ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसको इनकम मान लेना, ठीक है। कितनी? 4000। फिर कह रहा है रेंट ऑफ हॉल, हमें रिसीव हुआ, हमें कहीं से रेंट रिसीव हुआ। बताओ मेरे पास एक हॉल पड़ा था, मैंने किसी को किराए पर दे दिया, तो इसके बदले में आपको किराया मिल रहा है, क्या ये आपके लिए इनकम है? यस। रेंट भी क्या होता है? रेगुलर बेसिस पे मिलता है, सिंपल सी चीज है। रेगुलरिटी को याद रखोगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा। तो रेंट अपने को रेगुलर मिलता रहता है, इनकम है, ठीक है। इनकम है तो कहां आएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में, बाई साइड में। क्या लिखेंगे? बाय रेंट ऑफ हॉल 6000। नेक्स्ट पॉइंट, सब्सक्रिप्शन। समझाया था मैंने, सब्सक्रिप्शन यानी कि चंदा। क्लब के अंदर हर साल उसके मेंबर कुछ पे करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन, चंदा। ये भी हमें हर साल मिलता है, क्योंकि हर साल आपको रिसीव होगा, रेगुलर बेसिस पे है, तो क्या हो जाएगी? आपकी इनकम। और पता है किसी भी क्लब की सबसे बड़ी इनकम ही क्या होती है? चंदा, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये इनकम है, इनकम है तो कहां आएगा? बाई साइड में, बाय सब्सक्रिप्शन। कितने? 20,000। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। पुराने न्यूज़पेपर रद्दी पड़ी थी, बेच दी, इनकम है, ठीक है। ये भी अपन नॉर्मली बेचते रहते हैं, 3-4 महीने से रद्दी इकट्ठी होती है और हम उसको सेल कर देते हैं। इनकम है तो कहां आएगा? बाई साइड में, बाय
सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कितने का? 100 रुपीज ओनली, 1000। यूं मत करो भाई, 900 रुपए का घपला कर रहे हो। फिर आइए पेमेंट में। अब पेमेंट में भी ढूंढना है। देखिए पेमेंट में पता दो चीजें हो सकती है, दो क्या तीन चीजें। कैसे? पेमेंट जब मैं करूंगा तो एक्सपेंस का पेमेंट कर सकता हूं, मैं एसेट्स परचेज कर सकता हूं, और मैं लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकता हूं। समझ गए? तो जब आप पेमेंट में आओगे तो आपको क्या ढूंढना वहां से? प्योरली एक्सपेंस देखने अपने को। यहां से एक्सपेंस है तो टू साइड में आ जाएगा, ठीक है। अगर एसेट्स या लाइबिलिटीज का के लिए आप पेमेंट कर रहे हो तो सीधा कहां जाने वाला है? बैलेंस शीट में, यहां नहीं लिखना है, ठीक है। अब बताओ, सबसे फर्स्ट लिखा रेंट, किराया, एक्सपेंस है, नॉर्मली अपन पे करते रहते हैं, कंटिन्यूस एक्टिविटी है, कहां आएगा? टू साइड में। टू रेंट कितना है? 9000। नेक्स्ट, सैलरी पे करी हमने, सैलरी भी क्या है? नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, खर्चा है तो कहां आना चाहिए? टू साइड में। क्या लिखेंगे? टू सैलरी, कितनी? 6000। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी हर एक दो महीने से हम पे करते हैं, खर्चा है, टू में आएगा। टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1000। फिर पोस्टेज, पोस्टेज क्या होता है? अपन स्पीड पोस्ट वगैरह उनसे भेजते हैं, टिकट वगैरह परचेज करते हैं, ये भी नॉर्मल बेसिक खर्चा होता है, ठीक है। ये भी एक्सपेंस है, टू में आएगा। टू पोस्टेज कितना? 2000। फिर रिपेयरिंग का खर्चा, नॉर्मल खर्चा होता है, रिपेयरिंग भी अपन करवाते रहते हैं, टू में आएगा। टू रिपेयर कितना? 6000। फिर अपने को दे रखी है बुक्स परचेज। बताओ, बुक्स खरीदी हमने, एक क्लब के लिए बुक्स एसेट्स हो सकती है क्या? नहीं होगी। वेरी गुड, हो सकती है, और यहां पर बुक हमारे लिए एसेट्स ही है, ठीक है। अगर क्या मैं बुक डेली परचेज करता रहता हूं क्या? नहीं, हम कभी कभार खरीदते हैं, हमारे मेंबर्स को फैसिलिटी देते हैं कि वो हमारी लाइब्रेरी में आए, बैठे और वहां से बुक्स वगैरह पढ़े, तो ये एक तरीके से हमारे लिए एसेट्स मानी जाती है। पहला पॉइंट तो है। दूसरा, आप इसको सोच सकते हो, बुक्स परचेज कर ली तो लॉन्ग टर्म के लिए यूज आएगी या नहीं आएगी? यस। ऐसा क्या एक साल में खत्म हो जाएगी बुक? नो। तो ये हमारे लिए एसेट्स है, और एसेट्स है तो यहां आएगा क्या? नहीं, यहां सिर्फ एक्सपेंस और इनकम आते हैं, तो ये बुक सीधा जाने वाली कहां? बैलेंस शीट में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया हमने। पता है गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। हमारे पास फालतू पैसा पड़ा था, हमने सरकार के कुछ बॉन्ड्स वगैरह परचेज कर लिए। डिबेंचर्स पढ़ा आपने कंपनी के अंदर? जैसे डिबेंचर्स होते हैं, शेयर्स डिबेंचर्स, वैसे ही बॉन्ड होते हैं। तो मेरे पास फ्री पैसा पड़ा था, मैंने गवर्नमेंट में इन्वेस्ट कर दिया ताकि मुझे उसके ऊपर इनकम रिसीव होने लग जाए। क्या रिसीव हो? इनकम। तो ये जो मैंने गवर्नमेंट में पैसा लगाया, ये तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गया। मैंने पैसा इन्वेस्ट किया कहीं पर ताकि मुझे इनकम रिसीव होने लगे। तो ये जो पैसा आपने लगाया है ना, ये यहां कहीं नहीं आएगा, लेकिन अगर इसके ऊपर आपको हर महीने या हर साल इनकम रिसीव हो तो इनकम जरूर यहां पर आएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किए, ये आएगा क्या? यहां पर नहीं आने वाला। ये कहां जाएगा? सीधा बैलेंस शीट में, एसेट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, बाय एफडी विद बैंक, फिक्स डिपॉजिट। मेरे पास पैसा पड़ा था, मैंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दिया, एफडी करा दी। पता ये भी एसेट्स होती है मान ली, एफडी, ठीक है। और आगे देखो इसने क्या लिखा, एट द रेट ऑफ 8%। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख दी इसने, इसके ऊपर आपको 8% से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो क्या ये 8% से जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो हमारी इनकम है? यस। तो इनकम है तो ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। समझ पा रहे हो? तो एफडी कराई जो नहीं आएगा, लेकिन उसके ऊपर इनकम जो है वो आएगी, ठीक है। तो अब मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं? इनकम साइड में क्या लिखूंगा? बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी, बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी। अब ये निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है। हमने 10,000 इन्वेस्ट किए थे, और कितनी तारीख को इन्वेस्ट किए? 1 अप्रैल 2016 को। ये हम बना रहे हैं एज ऑन, कब बना रहे हैं? एज ऑन 31st, सॉरी एज ऑन मत लिखना, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर 31st मार्च 2017। मैंने एक एफडी कराई 1 अप्रैल 2016 को, और 31 मार्च को 2017 को, यानी 1 साल के बाद में जब इंटरेस्ट निकालूंगा तो पूरे 1 साल का इंटरेस्ट निकलेगा, पूरे 1 साल का देना है। सपोज करो इसने एफडी 1 जून को कराई होती तो क्या आपको पूरे साल का इंटरेस्ट मिलता क्या? नहीं। फिर हम काउंट करते जून से लेकर 31 मार्च। मैंने कहा दिसंबर में कराई आपने, तो हम काउंट करते दिसंबर से लेकर 31 मार्च। समझ पा रहे हो? तो जिस दिन एफडी कराई गई है तभी तो उस तारीख से तो इंटरेस्ट मिलना चालू होगा।
ठीक है, तो हमने कहा इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए आपको पूरे एक साल का, क्योंकि आपने 1 अप्रैल को एफडी करा ली और हम कैलकुलेट करें 31 मार्च, तो अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 महीने होते हैं और पूरे 12 महीने का आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितना परसेंट, 8% इंटू 12 महीने का है तो 12/12 लिख दो, कितना आ जाएगा 800 रुपए। कोई डाउट है यहां तक? पक्का? फिर लिखा हुआ अपने को सबसे लास्ट में बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्या क्लोजिंग बैलेंस यहां आएगा? क्लोजिंग बैलेंस कहां जाता है? सीधा बैलेंस शीट में, ठीक है, बस बन गया। देखो इनकम एक्सपेंडिचर क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ढूंढा कि क्या वो एक्सपेंस और इनकम है, अगर वो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में आ गए, वो इनकम है तो इनकम में आ गए। एसेट्स एंड लायबिलिटीज कभी भी यहां नहीं आती, ठीक है, जैसे एसेट्स में हमने क्या क्या पढ़ा, अभी बॉन्ड पढ़े हमने, इन्वेस्टमेंट पढ़ा हमने, एफडी भी एक तरीके से एसेट्स थी, ठीक है, ये सारी चीजें यहां नहीं है, लेकिन एफडी पे इंटरेस्ट वो आपकी इनकम है, वो यहां पर आई। क्लियर है पॉइंट? चलिए फटाफट टोटल करो कितनी आई। इसकी है 24,000 उसमें से लेस कीजिए 24 में से, आज मैं कैलकुलेटर भी नहीं लाया भाई, उसके ज्यादा है, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तब तो लॉस आएगा यहाँ पर, देखते हैं। 3 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और 30, 30 34,800। देखो इसकी ज्यादा आ रही है भाई, इसकी आ रही है 34,800, 34,800 में से 24,000 लेस करेंगे तो 10,800 रुपए बैलेंस आएगा। और पता है ये जो आया ये प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। ये इनकम ज्यादा है, ध्यान से देखो, इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है। और हमने एनपीओ के लिए पढ़ा था कि एनपीओ के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज नहीं लेते, क्या वर्ड यूज लेते हैं? सरप्लस एंड डेफिशिएंसी। अगर प्रॉफिट आया तो उसको बोलते हैं सरप्लस टू सरप्लस, और अगर बाई में आ जाता तो बाय डेफिशिएंसी। अब इस सरप्लस के नीचे भी अपने को एक चीज लिखनी है, क्या लिखनी है ध्यान से देखना, हम लिखेंगे इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इसका मतलब आपकी जो इनकम है ना वो एक्सपेंस से ज्यादा है, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये हमें वर्ड लिखना होता है बैलेंसिंग फिगर। बस कितना इजी था, उतारो फटाफट।